नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कैरियर एज। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग, रेलवे और अदर स्टेट पीसीएस या किसी भी और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी आपके लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और इसी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आज हमने स्टार्ट किया है कंप्लीट इंडियन पॉलिटी टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज। इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज कवर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दोस्तों, हम सिर्फ फैक्ट्स रटने की कोशिश नहीं करेंगे। हम समझेंगे कंसेप्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस क्या हैं, कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, बैकग्राउंड क्या है, और इसके साथ साथ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन किस तरह के पैटर्न क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे। हर लेक्चर में हमारा फोकस क्या रहेगा कि कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, फैक्ट्स रहेगा, इम्पोर्टेंट आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पीवाईक्यू एंड क्विक रिवीजन। मतलब ऐसी पॉलिटी प्रिपरेशन जिसमें अंडरस्टैंडिंग भी होगी और एग्ज़ाम ओरिएंटेशन भी रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी की जर्नी के सबसे बेसिक पॉइंट से। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं कि एक तो दिन में बना नहीं होगा। इसके लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होते रहे होंगे, एक्ट्स आए होंगे, रिफॉर्म हुए होंगे, तो उसके माध्यम से ये बन के तैयार होता है, जिसका हम लोग अभी डिस्कशन भी आगे करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वेरियस जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, 1784 पीस इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट और लास्ट 1853 चार्टर एक्ट, ये जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 एक्ट, चार्टर एक्ट जो कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है। इसके बाद 1858 और इसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे हो जाता है, तो हम लोग उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हम लोग रेडी करते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम लोग ईजिली समझ पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? Constitution is a set of fundamental rules and principle determine the framework of government। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल्स और प्रिंसिपल्स का एक फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से जो भी पावर्स और जो भी चीज़ें गवर्नमेंट को करना है उनको पावर दी गई है, वो सारा मेंशन किया गया है। राइट्स क्या है सिटीजन के, जो मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है डिस्प्यूट ना हो लोगों में, अलग अलग वेरियस स्टेक होल्डर्स में, तो वो डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बोला जाता है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड अगर बोले तो इसका मतलब होता है कि जो भी लॉज, एक्शंस एंड अथॉरिटीज सब्जेक्टेड इसके अंदर हैं, वो अगर कोई भी इनकन्सिस्टेंट पाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा। ये होता है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। नेक्स्ट अनदर पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन एज एन ऑर्गेनिक लॉ। ऑर्गेनिक लॉ अगर बोला जाए तो ये एक लिविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है और इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट्स है। मीन्स अमेंडमेंट के थ्रू इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई रिजिड डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है जो कि एक फिक्स है, ये इवॉल्विंग होते रहता है। जो जिस हिसाब से सोसाइटी डिमांड करती है, जो ग्रोथ, चेंज और एडेप्टेशन ज़रूरत पड़ता है सोसाइटी को, उसके आधार पे ये चेंज इवॉल्व होते रहती है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? तो सुप्रीम लॉ लैंड, जैसा कि मैंने बताया, रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में अगर बात किया जाए तो फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, इट डिफाइन एंड लिमिट द पावर्स, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब इसके फीचर्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट एक और टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। व्हाट डज इट मीन? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करती है उनको अनलिमिटेड पावर नहीं दिया गया है। मीन्स लिमिटेड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इंश्योर करना क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल आर नॉट फ्री टू डू एनीथिंग दे वांट, जो चाहे वो नहीं कर सकती है। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से डिफाइन करते हैं। ये यूपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन में आया हुआ है। तो इसमें हम लोग सीधा डिफिनेशन अगर बात करें तो पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट ऑब्सोल्यूट, दैट इज लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमें याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के मतलब। इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? रूल ऑफ लॉ,
लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट, जैसा कि अभी हमने बताया। प्रोटेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स एवरीवन का है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे बताया गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, इसको एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से ज़्यादा कोई वास्ता नहीं है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा। तो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अलग अलग टाइप्स देखते हैं, किस किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बना जाता है। जैसे सबसे पहले एक हम लोग पढ़ते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात करें तो जो एक प्रोविजंस एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, ये कोडिफाइड नहीं किया रहता है एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स में, इसलिए इसको अनरिटन कहते हैं। यानी कि यह एक सिंपल प्रिंटेड फॉर्म में रहता है एंड पब्लिश किया रहता है, तो इसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन का मतलब ये नहीं होता है कि लिखा हुआ ही नहीं है, लिखा हुआ है लेकिन वो सिंगल डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। तीसरा एक आता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अगर बोले तो इसमें क्या होता है कि जो पावर होता है दैट इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और कहीं पे जैसे थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी में भी यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो दैट इज़ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल इसका अगर लें तो हम लोग इंडिया ले सकते हैं, यूएसए भी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया एग्जाम्पल। और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल फिर से इंडिया ही होगा, और अनरिटर्न का हम लोग यूके कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है, ऑल द पावर क्या होगा यहाँ पे, कंसंट्रेट रहेगा। कहाँ पे, ऑल द पावर कंसंट्रेटेड कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसा कि अभी ऊपर हमने देखा फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस अदर लेवल। लेकिन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो पावर कंसंट्रेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल यूके हो गया, जापान हो गया। नेक्स्ट होता है एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये इजीली अमेंड नहीं हो सकता है, इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता है, तो इसको हम लोग रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें स्पेशल मेजोरिटी लगता है तब जाके ये अमेंड हो सकता है। एग्जाम्पल इंडिया का भी आ जाएगा क्योंकि इंडिया रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है, इसमें क्या होगा कि इजीली अमेंड किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी से ये इजीली पास हो जाएगा कोई बिल लॉ, तो वो हो जाएगा हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल क्या हो गया, न्यूजीलैंड। सो दैट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हम लोग दो मेन टाइप्स होता है, किसका, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रिटर्न और अनरिटर्न में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि अभी बताया हमने कि सिंगल डॉक्यूमेंट्स में वो फॉर्म में बना रहता है, और ये कोई सिंगल डॉक्यूमेंट्स में नहीं रहता है, बल्कि ये कन्वेंशन, कस्टम और प्रैक्टिस के माध्यम से वो बना रहता है, और ये कहीं पे प्रिंटेड और पब्लिश्ड ही होता है, बल्कि सिंगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में नहीं होता है। अब जैसे इसमें क्या है, जैसे लेट्स से कि सिंगल डॉक्यूमेंट्स में अगर बोला जाए तो क्या क्या आता है इसमें, लेट्स से कि इसमें 25 पार्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का है उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो वो हो गया। टोटल 450+ आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, 12 शेड्यूल हो चुके हैं, तो ये सब क्या है यहाँ पे कोडिफाइड है सिंगल डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये बस क्या है, प्रिंट किया गया है, प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि ये इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और ये हमारा इसमें इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये समय समय पे इवॉल्व होते रहता है, वैसे इवॉल्व इसमें भी होता है, लेकिन इसमें हम लोग इनेक्ट किए रहते हैं, इसमें सिंगल सोर्सेस में सब कोडिफाइड रहता है। नेक्स्ट है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होती है,
और इसमें पार्लियामेंट सुप्रीम हो, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ठीक है, इसके अलावा 2 पॉइंट अगर और बात करें तो ये रिजिड हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये मस्ट होगा कि ये नेसेसरी है, क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कहीं कोडिफाइड है ही नहीं, लिखा हुआ है बस, PDF के फॉर्म में बना हुआ है। नेक्स्ट है, ये फेडरल हो सकता है या फिर यूनिटरी हो सकता है। फेडरल का बात करें तो मतलब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट रह सकता है, और यूनिटरी में सेंट्रल के पास पावर रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, ऑलवेज यूनिटरी रहेगा, मतलब सारा पावर कंसंट्रेट रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहला फीचर्स हम लोग इसको एज ए क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि लेंथीएस्ट और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया हमारा। जैसा कि हम जानते हैं कि इसको बनाने में 2 years 11 month 18 days लगा था, और ये बन के कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949, और इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और इसी को हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। सो अभी लेंथीएस्ट एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ। लेंथीएस्ट का मतलब यहाँ पे हुआ जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था हमारा, तो उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे, और करंट में ये भी 450 प्लस हो चुका है। दूसरा कि टोटल पार्ट्स कितने थे, उस टाइम पे 22 पार्ट्स थे, अभी 25 पार्ट्स हो चुका है। उस टाइम पे शेड्यूल कितने थे, शेड्यूल 8 थे, अभी 12 शेड्यूल हो चुका है। सो दैट इज़ द डिफरेंस, एंड दिस इज ऑल्सो ए ह्यूज नंबर। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट और डिटेल होने का। सबसे पहले हमारा जोग्राफिकल रीजन है। जोग्राफिकल में क्या है कि हमारा कंट्री वास्ट कंट्री है, और यहाँ पे कंट्री के लिए कंप्लीट रूल्स रेगुलेशन बनाना ये चैलेंज है, तो उसको कंप्लीट बनाया गया, दैट्स वाई कि ये लेंथीएस्ट हो गया। दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर बारे में बात करें तो हिस्ट्री हमारा क्या है इसमें कि 200 साल से ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में थे, तो काफ़ी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, तो उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट और अच्छे प्रोविजंस थे वो सारे हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। मेनली सबसे ज़्यादा कहाँ से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो भी एक्ट्स थे उनको हम लोग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है कि रीजन क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्रोविजन है सारा वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है, दैट्स वाई कि ये लेंथीएस्ट हो गया है। सेकेंड पॉइंट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी का मतलब बताए कि जिसको ईजिली अमेंड नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3 मेजोरिटी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी में भी ये पास हो जाता है बिल जो भी, तो ये 1/2 नीड होता है इसमें अमेंडमेंट के थ्रू करने के लिए। तो इंडिया के केस में अगर बात करें तो इंडिया नाइदर रिजिडिटी है नॉर फ्लेक्सिबल है, मतलब दोनों है। कुछ प्रोविजंस क्या हैं इसके, एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें देखते हैं कि रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस। अब हम लोगों ने इसे अलग अलग कंट्री के माध्यम से इसको अडॉप्ट किया है। तो जैसे एग्जांपल में अगर बात करें तो यूएसए से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, सुप्रीम कोर्ट। ब्रिटेन से क्या है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर अफ्रीका अगर बात करें, साउथ अफ्रीका से तो अमेंडमेंट जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं वो हमारा अमेंडमेंट लिया गया वहाँ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजन से अभी हमने डिस्कस किया, 1935 एक्ट से काफ़ी प्रोविजंस लिए गए, तो ये अलग अलग रिसोर्सेज से हम लोग ड्रॉन किए गए। नेक्स्ट है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें तो जनरली गवर्नमेंट दो, एक पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। प्रेसिडेंशियल का एग्जाम्पल अगर बात करें तो यूएसए, पार्लियामेंट का यूके।
तो हम लोगों ने यूके का क्यों चूज किया पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट हम लोग यूके के अंदर बिलोंग करते थे पहले, आज़ादी से पहले। तो हम लोगों ने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व किया था, देखा था। तो हमें लगा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्हें लगा कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बेहतर होगा, क्योंकि इसका हम लोग ऑलरेडी भुक्तभोगी थे, इन द सेंस कि हम लोग उसको पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज कर रहे थे। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब होता है? सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे वेरियस हाई कोर्ट्स होते हैं। कितना हाई कोर्ट्स टोटल अभी हैं? 25 हाई कोर्ट्स। तो ये क्या है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे आता है, उसके नीचे वेरियस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो ये क्या है? हायरार्की बना हुआ है। तो इसी को हम लोग इंटीग्रेटेड करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक है। अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे अगर सज़ा मिला है तो वो अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट, अगर वहाँ पे भी छूट नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का बात यहाँ अगर बोला जाए तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि वो आज़ादी रूप से अपने हिसाब से अनबाइस तरीके से जजमेंट दे सकता है। इसमें किसी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव का कोई इंटरप्शन नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। नेक्स्ट है इसके बाद फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस। अब फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट टर्म है फेडरेशन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या मेंशन किया गया है हमारे यहाँ? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशन किया गया है। तो अब यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशन करने के बावजूद भी हम लोग क्यों लिखे हैं इसको कि फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी 22 है, यूनिटरी के साइड भी 22 है। क्यों? तो फेडरल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये मेनली फेडरल सिस्टम में मेनली 3 लिस्ट के माध्यम से, एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट हैं जिसमें कि प्रोविजंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा यूनिटरी 22 का मतलब क्या होगा? कुछ प्रोविजंस है वो यूनिटरी का एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया, जैसे ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजन। सारा पॉइंट हम लोग अभी आगे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो सारा एक टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्या? सिंगल सिटीजनशिप, ये सारे क्या हैं? तो यूनिटरी फीचर है। कौन सा फीचर है? यूनिटरी के फीचर है। तो इसलिए हम लोग को बोला गया कि फेडरल सिस्टम तो है लेकिन कुछ चीज़ें यूनिटरी का भी लिया गया है। दैट्स वाई मेंशन हेयर की। नेक्स्ट है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन किया है, आर्टिकल 36 to 51। और ये नॉन जस्टिसिएबल होता है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिटीजन का कोई वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स या कोई भी राइट्स, तो वो उस केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है। दैट्स वाई इज नॉन जस्टिसिएबल। 3 टाइप्स ऑफ डीपीएसपी होता है, एक सोशलिस्ट, एक गांधीयन और एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ये किस पार्ट में आता है? ये पार्ट 3 में है, आर्टिकल 235। ये जस्टिसिएबल होता है। जस्टिसिएबल अगर बोले तो वी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इफ़ आवर फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड। दैट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था, इसे हम 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किए हैं। आर्टिकल क्या है इसका? 51A पार्ट 4A। तो याद रखेंगे फंडामेंटल राइट्स टोटल कितना है? तो 10 है। 1 एक्स्ट्रा ऐड किया गया है एजुकेशन के बारे में, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में बात करें जैसे क्या? यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग। दीज आर द इंडिपेंडेंट बॉडीज वर्क्स अंडर गवर्नमेंट, लेकिन इसमें कोई प्रेशर नहीं रहता है, ये अपना इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स है। नेक्स्ट इमरजेंसी प्रोविजंस। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी सेंट्रल लेवल पे लगता है, स्टेट जो हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में लगता है, दैट इज स्टेट इमरजेंसी।
ये आर्टिकल 360 में आता है, सॉरी 352 में आता है, ये 356 में आता है और ये 360 में आता है। तो याद रख लेंगे इसको कि नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट क्या है? PRIs एंड म्यूनिसिपैलिटी। ये किसमें, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर बन गया है क्योंकि ये बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या है कि वोटिंग पावर दिया गया है, राइट टू वोट, सभी को राइट टू वोट दिया गया। कितना एज था? 21 यानी कि 21 ईयर अगर किसी का है तो वो वोट कर सकता है, लेकिन इसको बाद में घटा के 18 ईयर किया गया। कब? 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 को। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नेक्स्ट है एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं जो कि एक्चुअल में वहाँ पे लिमिट है उस पर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको एफर्मेटिव एक्शन की तरह देखते हैं। जैसे रिजर्वेशन, फॉर एग्जांपल आर्टिकल हम लोग 15 या 16 पढ़ते हैं तो यहाँ पे बात होता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और 16 में बात करता है कि एम्प्लॉयमेंट सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है किसके बेस पे? अगर OBC से बिलोंग करते हैं या फिर SC ST हो गया या फिर EWS हो गया, तो एक कोटा के हिसाब से लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। तो ये क्या एफर्मेटिव एक्शन है कि जो सोसाइटी में पीछे रह गए उनको बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, जो कि एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 और 16 का। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि काफ़ी प्रोविजंस क्या है कि इसमें मेंशन किया गया है जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। जैसे सबसे पहला क्रिटिसिज्म यही होता है कि ये बोरो किया गया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहीं कहाँ से, तो बोरो किया गया है अलग अलग कंट्रीज के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। जबकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका मानना था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम मेंशन कर रहे हैं, जो भी इंक्लूड कर रहे हैं, वो कंट्री के लिए बेहतर होगा। सो क्रिटिसिज्म माना जाता है। दूसरा है कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी हमने डिस्कस किया कि 1935 एक्ट से हमने काफ़ी प्रोविजंस लिए थे, तो ये भी बोला जाता है। तीसरा एलिफेंटाइन साइज, मतलब लार्ज है वही लेंथीएस्ट, तो वो भी हो गया। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, लॉयर्स का पैराडाइज बोला जा रहा है इन द सेंस कि इसमें लॉयर्स लोग मिलके ही कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में, तो वो हमारा यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट है अन इंडियन और एंटी इंडियन का भी इसको क्रिटिसाइज में एक पॉइंट आता है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमको देखना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो भी प्रोविजंस लगे हैं, जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कस हुआ है, वो सारा हम लोग बारी बारी से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम ये जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कब आती है? 31 दिसंबर 1600 को। इसके बाद इनके यहाँ पे ट्रेड करना शुरू होता है। ट्रेड करते करते ये लेट्स से कि ये इंडिया है, तो इंडिया में ये अलग अलग एरिया को क्या करती है, धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेने लगती है। जैसे इधर एंग्लो मैसूर वार होता है, एंग्लो मराठा वार इधर होता है, इधर एंग्लो सिख वार, इधर वेस्ट बंगाल में कंट्रोल करती है, इधर हैदराबाद और इधर पुडुचेरी। तो इस तरह से पूरा इंडिया को कंप्लीट कंट्रोल कर लेती है कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसलिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो रूल्स होता है वो शुरू हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिलता है। दीवानी राइट्स मिलता है कहाँ पे? बिहार में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। व्हाट इज दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि इन्हें कलेक्शन करना है, अब रिवेन्यू जो भी उस स्टेट में होगा उसका कलेक्शन करना है। इसी बीच अब क्या होता है कि मेनली जो ब्रिटिश क्राउन होता है और एक कंपनी रूल, दो लेवल पे होता है। एक है कंपनी रूल और एक है ब्रिटिश क्राउन। कंपनी रूल कब से कब होता है? तो 1773 से स्टार्ट होकर के ये 1858 तक चलता है। इसके अलावा जो ब्रिटिश क्राउन का है वो 1858 से 1947। क्या डिफरेंस है दोनों में?
कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल करती है, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या होता है कंट्रोल कर लेती है, और 1858 से डायरेक्ट कंट्रोल होता है किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के बारे में बात किया गया है। तो अब यहाँ से हम लोग बारी बारी से जो भी एक्ट्स हैं और डेवलपमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दौरान, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसमें क्या प्रोविजंस है? सबसे पहला प्रोविजंस है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। और कौन सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है? तो वारेन हास्टिंग। सेकेंड पॉइंट अगर बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1774 में, जिसमें कि एक CJI प्लस 3 और मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट है इसमें कि मद्रास एंड बॉम्बे को सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है किसके द्वारा? टू बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है किसको? मद्रास और बॉम्बे को। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो बॉडी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये अकाउंटेबल होगा किस लिए? टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश इंडिया है उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्या होता है इसके बीच कि इसका असेसमेंट होता है कि ये कितना सही है कितना गलत है। तो इस बेस पे हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें स्मूथली प्रैक्टिस नहीं हो रही होती है, इसलिए इसमें कुछ इनफेक्टिव चीज़ें, जैसे कि बोला जाता है कि सुपरविजन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इनफेक्टिव है। यहाँ पे जो रूल्स ऊपर बनाया गया है, जो रूल्स ऊपर लागू किया गया है, वो इनफेक्टिव है। ठीक है। और दूसरा कि जो गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग थे उस टाइम, वो फेस कर रहे थे क्या? अपोजिशन ऑफ हिज काउंसिल। मतलब जो काउंसिल बनाया गया था उनका एक काउंसिल बनाया गया था 4 मेंबर का, जो असिस्ट करेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला गया था। तो वो उसको उनका अपोज करते थे, तो उसको भी एक तरह से गवर्नर जनरल का कंट्रोल वहाँ पे नहीं था, तो उसका भी एक प्रॉब्लम था। इसको रेक्टिफाई करने के लिए एक एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें क्या किया गया? तो सबसे पहला कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, जो कि बनाया गया 1774 में, उसको लिमिट कर दिया गया। क्या मतलब हुआ इसका? कि अब क्या होगा कि जो भी गवर्नर जनरल वर्क करेगा, जो भी उनका कंट्रोल होगा पावर का, वो जुरिडिक्शन से बाहर होगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। मतलब गवर्नर जनरल कुछ भी कर सकता है, ये मतलब हुआ यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट का बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पर्सनल लॉ है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें मेनली ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही 2 पॉइंट था कि गवर्नर जनरल मेनली है कि वो कंट्रोल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से बाहर में। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले जो अभी हमने देखा यहाँ पे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, वो अकाउंटेबिलिटी है ब्रिटिश इंडिया पे। तो अब उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए उसको डिवाइड कर दिया गया डबल गवर्नमेंट में। क्या क्या किया गया? एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो था ही। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो देखेगा ओनली क्या? कॉमर्शियल मैटर कौन देखेगा? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो जो भी ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होगा वो कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में बोला गया। नेक्स्ट है कि ग्रेटर कंट्रोल रहेगा किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का ग्रेटर कंट्रोल यहाँ पे देने जाने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है हमारा
यहाँ पे इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया, क्योंकि उस टाइम पे विलियम पिट ही कंट्रोल कर रहे थे, तो इसलिए उसके नाम पे यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट है हमारा, इस दौरान फिर नेक्स्ट जो एक्ट बनता है वो 17 चार्टर एक्ट 1793 का बनता है। अब इसमें क्या होता है, 1793 से पहले एक एक्ट और आता है जिसको हम लोग एक्ट ऑफ 1786 कहते हैं। 1786 में क्या होता है, मेनली प्रोविजंस आता है कि उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को एक तो कमांडर इन चीफ भी घोषित करते हैं, कमांडर इन चीफ, ठीक है, और गवर्नर जनरल तो वो थे ही, तो मतलब मेनली गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट दे दिया गया था, किसमें, एक्ट ऑफ 1786 में। और दूसरा कि कॉर्नवालिस क्या कर सकते हैं, मतलब जो गवर्नर जनरल होगा वो ओवरराइड द पावर ऑफ काउंसिल। जो काउंसिल बनाया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी हमने देखा यहाँ पे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर जो असिस्ट करते थे वारेन हास्टिंग को, यानी गवर्नर जनरल को, उसमें क्या किया गया कि अगर 4 लोग भी उसके अगेंस्ट हैं तो भी वो गवर्नर जनरल अकेले उसको ओवरराइड कर सकती है, यानी कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट एक्ट ऑफ 1786। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1793। इसमें क्या होता है, सबसे पहला प्रोविज़न कि इसको नेक्स्ट बोला गया कि चार्टर एक्ट हर 20 ईयर्स पे लाया जाएगा, और जो भी रेक्टिफाई करना होगा, जो भी उसमें रेन्यूअल करना होगा, वो हम यहाँ पे उसमें सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब 1793 का जो एक्ट था, इसमें क्या किया गया, जो ओवरराइड पावर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, जो अभी हमने देखा यहाँ पे एक्सटेंड किया गया पावर को। दूसरा 5 लाख पाउंड जो है वो पे किया जाएगा, किसको, ब्रिटिश को, कहाँ से, इंडिया से। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स हैं और जो भी स्टाफ हैं, वो सारे लोग को जो पैसा पेड होगा, यानी कि जो सैलरी मिलेगा, वो कहाँ से किया जाएगा, तो इंडियन रिवेन्यू से दिया जाएगा। मतलब उनके मेंबर यहाँ आएंगे, यहीं पे सैलरी मिलेगा और वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो एक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ये सारा किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो सेंट्रलाइज्ड वे में जा रहा है, किस पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड्स। तो दैट इज़ द चार्टर एक्ट 1793। 1793 के बाद नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट आता है, नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1813 का आता है। 1813 में क्या होता है, तो 1813 में सबसे पहला प्रोविजंस ये होता है कि जो मोनोपोली है कंपनी का, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। इसको छोड़ करके मोनोपोली जो कंपनी का है उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। दूसरा हमारा यहाँ पे जो क्रिश्चियंस लोग हैं उनको क्या है, प्रमोट किया जाता है कि आप वहाँ पे जाएं और क्रिश्चियंस को यहाँ पे रहने का व्यवस्था मिलेगा और वो यहाँ पे अपने रीजन को प्रमोट कर सकते हैं, रीजन को प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर दिया जाएगा, किसके लिए, तो एजुकेशन टू इंडियंस। मतलब इंडियंस का जो एजुकेशन सिस्टम पे उस पर 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर खर्च किया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया था। और ज़्यादातर इसमें वेस्टर्न एजुकेशन को ही प्रमोट करने का प्रावधान था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो हमारे यहाँ मिलता है तो वो उसको वहाँ पे प्रमोट किया जाए, ये उनका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है इसके बाद, तो इसमें फिर से रेन्यू किया गया, इसमें फिर से रेन्यू किया गया था कि 20 ईयर्स के बाद फिर से हम इसमें रेन्यू करेंगे और फिर से इसमें रेक्टिफाई करेंगे। तो इसके बाद कौन सा एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में क्या होता है
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जो मोनोपोली जो कंपनी का था यहाँ पे एबोलिश किया गया था, और जो बाकी बचा था ट्रेड टी और चाइना के साथ, उसको भी समाप्त कर दिया गया। मतलब एबॉलिश कर दिया गया मोनोपोली कंप्लीटली। दूसरा पॉइंट कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया कि अब से जो बंगाल नहीं बोला जाएगा, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। और सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कि फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया कि हम लोग इंट्रोड्यूस करें रिक्रूटमेंट, इंट्रोड्यूस रिक्रूटमेंट सिविल सर्विस में, ठीक है, जिसमें कि इंडियन को भी अलाउ किया जाए, ऐसा प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये पास नहीं हो सका, मतलब इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये पास नहीं हुआ। तो बस अटेम्प्ट किया गया लेकिन ये पास नहीं हुआ। एक पॉइंट और इसमें याद रखने का है, जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है, कॉमर्शियल एक्टिविटी है किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको क्या किया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग 1833। और फिर से 20 ईयर्स का प्रावधान रखा गया कि रिन्यूअल किया जाएगा। नेक्स्ट कौन सा एक्ट होगा? तो चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से फिर क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस चले आ रहे हैं उसमें कुछ सुधार होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है। इसमें जो एक्ट्स दिए गए हैं काफ़ी इंडियंस में उसमें लिया गया है, तो इसलिए इसको मिनी पार्लियामेंट ही बोला जाता है। तो सबसे पहला इसमें क्या था कि जो पहले अभी देखा था कि यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया था रिक्रूटमेंट सिविल सर्विस में, उसको इंडियंस के लिए अलाउ कर दिया गया था, सिविल सर्विस ओपन टू इंडियंस। लेकिन एक कंडीशन था कि जो हायर पोस्ट है उसमें नहीं रखा जाएगा, डिवार्ड फ्रॉम हायर पोस्ट, हायर पोस्ट में उन्हें नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी है दोनों को अलग कर दिया गया, सेपरेटेड। अभी पढ़ते हैं ना हम लोग कि पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो वो उस टाइम का ही प्रोविजंस यहाँ पे हम लोग इंक्लूड किए हैं। अब क्या है कि गवर्नर जनरल एक काउंसिल 6 मेंबर बॉडी बनाया गया, गवर्नर जनरल काउंसिल। इसके अलावा ये जो हम एक यहाँ पे जो सिविल सर्विस वाला है, यहाँ पे एक मकौले कमेटी होता, मकौले कमेटी बनाया जाता है इसके लिए 1854 में, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें कि इस बार कोई स्पेसिफिक टाइम लाइन नहीं दिया गया था, नो स्पेसिफिक टाइम लाइन कि 20 ईयर्स के बाद या 10 साल के बाद क्या होगा, इसके बारे में कोई नहीं बताया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ विलेज लेवल पे नहीं है, कहाँ पे? इन सेंट्रल लेवल, इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कितना? जो 6 है उसमें से 4, तो कौन कौन सा? 3 तो हो गया, एक बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इसके अलावा एक था आगरा। ये 4 जगह पे लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट जो अभी हमने देखा कौन कौन सा एक्ट्स, और तो ये सारा किसके अंदर आता है? तो ये कंपनी रूल के अंदर आता है 1773 और 1858 के पहले तक, 1853 तक। उसके बाद 1858 में कंप्लीट कंट्रोल ब्रिटिश का हो जाता है। तो हम ब्रिटिश क्राउन के बारे में इसके नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश क्राउन का क्या रोल रहता है उसके बाद 1858 के बाद। तो रिगार्डिंग दिस की टॉपिक में हमने जो एक्ट्स है, रेगुलेटिंग एक्ट्स कौन कौन सा देखे हमने? 1773, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिर 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट, नेक्स्ट है 1786 एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट, चार्टर एक्ट 1793, 1813
1833 और 1853। तो इस जो भी एक्ट्स दीवानी राइट्स के बाद बनाया गया था कंपनी रूल का, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसका जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है हमने एक एक पॉइंट डिस्कस किया, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वेरियस एग्जाम्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये पॉइंट्स सिविल सर्विस का इंट्रोड्यूस कब किया गया, या फिर जैसे हमने देखा कि 1 लाख रुपीज़ मिलता है तो वो चार्टर एक्ट किस चार्टर एक्ट के अंदर था। क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करना है, मोनोपोली जो है कंप्लीट कब हटा, और थोड़ा सा जैसे एक्सेप्ट ट्रेड इन टी विथ चाइना जो है वो उसको छोड़ के कब हुआ। तो ये सब सारे पॉइंट्स एक एक पॉइंट करके वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने इसमें समझा, और जो फैक्ट्स है उसको याद नहीं अगर होता है तो उसको एक बार 2 बार रिवाइज करेंगे, सुनेंगे लेक्चर को, तो हम लोग उसको याद कर सकते हैं। अगर लेक्चर यूजफुल लगता है तो इसको लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल जो कैरियर एज है उसको फॉलो करें। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पॉलिटी का फिर से लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग ब्रिटिश क्राउन के बारे में डिस्कस करेंगे, और ब्रिटिश क्राउन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके आगे फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए, और याद रखिए कि द कैरियर एज को फॉलो करना है। थैंक यू।